जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गुप्त काल के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, गुप्त काल का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने हमारा पहले का क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ अब जाकर एक क्लास देखिए। आज एक क्लास में हम गुप्त काल से हम आगे का पढ़ेंगे। चलिए, इससे आगे का पढ़े उससे पहले हम थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने लास्ट 2 क्लास में एक शॉर्ट ओवरव्यू के थ्रू हम समझते हैं, ताकि सीक्वेंस जो है वह मेंटेन हो सके। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था गुप्त काल के बारे में, तो हमने उसमें देखा था कि गुप्त काल गुप्त काल यानी किसी को हम गुप्त वंश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गुप्त वंश। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि गुप्त काल या गुप्त वंश जो है वो भारतीय इतिहास का जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और आज जो आप हिंदू धर्म जो देख रहे हैं, वो हिंदू धर्म जो है वह किसकी देन थी? तो वह गुप्त वंश या गुप्त काल की ही देन थी। क्लियर है? और ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त शासक जो थे वो किसके सामंत थे? तो यह सामंत थे आपके कुषाण वंश के। किसके सामंत थे? यानी कुषाण वंश के जो है वह सामंत थे। और साथ ही साथ जो है इस वंश का स्थापना किन्होंने किया था? तो इसका स्थापना जो हमने एक सीक्वेंस में ही बताया था आपको। चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका संस्थापक जो है वह थे आपको श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त के बाद जो अगला शासक बने थे वह बने थे घटोत्कच। कौन बने थे? घटोत्कच बने थे। ठीक है, घटोत्कच बने थे। चूंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों जो थे वो वास्तविक संस्थापक हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है राजा के रूप में कभी भी शासन नहीं किया। यह दोनों जो शासन किए थे वो किस रूप में शासन किए थे? सामंत के रूप में। सामंत क्या होता है? या बड़े भूस्वामी या जमींदार को ही हम सामंत कहते थे। तो ये दोनों जो शासन जो किए हैं वह आपको सामंत के रूप में शासन किया था। और उसके बाद घटोत्कच के बाद जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह शासक बनते हैं, और ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्हें जो हम वास्तविक संस्थापक हम कह सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह क्या करेंगे कि राजा के रूप में जो है वह शासन प्रशासन संभालेंगे। क्लियर है? और इस चंद्रगुप्त प्रथम का जो है वो विवाह हो जाएगा लिच्छवी के राजकुमारी। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। इनका विवाह किसके साथ हो जाता है? कुमार देवी के साथ इनका विवाह होता है, और यह लिच्छवी की रहने वाली है। और ये चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी से जो है एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है समुद्रगुप्त। क्या नाम होता है? समुद्रगुप्त। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त वंश का जो अगला शासक होगा वह कौन होगा? समुद्रगुप्त होगा। और समुद्रगुप्त जो है वह काफी महान और प्रतापी शासक था। और इसे जो है वह इतिहास में महानतम शासक यानी शक्तिशाली शासक या प्रतापी शासक बोल सके, तो उन शासकों में जो है समुद्रगुप्त को मतलब कि रखा जाता है। क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वह उत्तर भारत के बड़े-बड़े जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों को लगभग-लगभग जीत चुके थे। और दक्षिण भारत के 12 राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उन राज्यों से जो है वो टैक्स का पैसा वसूलते थे समुद्रगुप्त। और पुराण में ऐसा कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है वो 3 समुद्र का पानी पीता है। इसका मतलब क्या है कि दक्षिण भारत के जितने भी राज्य थे वो सभी समुद्रगुप्त के सामने क्या थे? नतमस्तक थे। क्लियर है? और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह किसके द्वारा कहा गया था? तो बीए स्मिथ के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल हमने पढ़ा था। तो एक सीक्वेंस हम आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि सबसे पहले गुप्त वंश का जो है संस्थापक कौन होगा? श्रीगुप्त। लेकिन यह सामंत के रूप में शासन करेंगे, इसलिए वास्तविक संस्थापक नहीं कहे जाएंगे। इसके बाद अगला शासक होगा घटोत्कच। घटोत्कच के बाद जो है वो शासक होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो राजा के रूप में जो है शासन प्रशासन संभालेंगे, इसलिए इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगला शासक इसी का पुत्र समुद्रगुप्त होता है। और समुद्रगुप्त जो है वह एक तरह से देखा जाए तो यह विस्तारवादी थे। साथ ही साथ ये आक्रामक इनकी नीतियां थी। और यही कारण है कि ये पूरे लगभग भारत पे जो है वह अपना अधिकार
प्राप्त करने में जो है वो सक्षम हो सके थे। क्लियर है। तो समुद्रगुप्त के जो है वह काफी अच्छे अच्छे कार्य किए गए और इनके द्वारा जो है वह कई सिक्के भी चलाए गए। क्लियर है। अच्छा, समुद्रगुप्त के बाद जो वह अगला शासक जो बनते हैं उनका नाम होता है रामगुप्त। ठीक है, क्या होता है? रामगुप्त। और रामगुप्त का विवाह जो है यह किया जाता है आपको देवी के साथ। इनका विवाह किसके साथ किया जाता है? देवी के साथ। और इसी रामगुप्त का जो है एक भाई होता है जिसको हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त प्रथम थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। ये रामगुप्त का क्या कौन रहेगा? ये रामगुप्त का जो है वो भाई रहेगा। अब यहाँ से होगा खेल शुरू। ये रामगुप्त की पत्नी है देवी। क्लियर है। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय का कौन हो जाएगा? ये भाभी हो जाएगी। तभी देवर और भाभी में जो है वह चक्कर चल जाएगा। क्लियर है। और ये रामगुप्त जो है वो एक अयोग्य शासक होता है, इसलिए इसकी पत्नी देवी जो है यह अपने देवर के साथ चक्कर चला लेगी और ये दोनों षड्यंत्र करके अपने भाई रामगुप्त की क्या कर देगा? हत्या कर देगा। और रामगुप्त की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त वंश का राजा बन जाएगा। क्लियर है। यानी कि रामगुप्त के बाद फिर अगला शासक कौन आएगा? तो अगला शासक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। और आज के क्लास में हम इसी के बारे में जो है वह पढ़ने वाले हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह गुप्त वंश में इनका क्या योगदान रहा है। ठीक है, इसके शासन काल में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य ही हुए हैं, इसके द्वारा क्या क्या ऐसी घटनाएं इनके समय में हुए हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये रामगुप्त की जो हत्या करती इसकी पत्नी, इसका वर्णन कहाँ मिलता है हमको? तो इसका वर्णन जो है वह विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्र गुप्तम से मिलती है। कौन से पुस्तक से? तो देवी चंद्र गुप्तम से। क्लियर है। देवी चंद्र गुप्तम से इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है कि यह देवी जो है अपने ही पति रामगुप्त की हत्या करके उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ विवाह कर लेता है। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह रामगुप्त के बाद क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। क्लियर। और ये देवी चंद्रगुप्तम जो पुस्तक है, ये पुस्तक की रचना किन्होंने किया है? तो इस पुस्तक की रचना जो है वह की है विशाख दत्त ने। किसने किया है? विशाख दत्त ने किया। बात समझ में आए? तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में जो है पढ़ चुके थे। चलिए, इससे हम आगे का जो हम आज के क्लास में हम करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर। और जैसे थ्योरी कंप्लीट होगा उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे हम पहले कराते आ रहे हैं उसी तरह से हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराते चलेंगे। तो क्लास में बने रहिए और सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। तो चलिए, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? समुद्रगुप्त के बाद आया रामगुप्त। रामगुप्त की हत्या जो उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा कर दिया जाता है और फिर राजा कौन बनेगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। तो चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को सेंटर में रखते हैं और इसके इर्द गिर्द इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ है, ठीक है, वो हम पढ़ते चलते हैं। क्लियर है। अच्छा, चलिए देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है देवगुप्त तो इसका मतलब क्या समझना है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, ये आप जो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ये सभी प्रथम और द्वितीय, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ही नाम के व्यक्ति इतिहास में अगर आप पढ़ते आएंगे तो जो सबसे पहले रहेगा वह उस नाम से जाना जाएगा। उसके जब बाद उसी नाम का कोई व्यक्ति होगा तो उसे प्रथम लगा देंगे। फिर उसी नाम का दूसरा व्यक्ति होगा तो उसे हम द्वितीय लगा देंगे। उसी नाम का तीसरा व्यक्ति होगा तो उसे हम तृतीय लगा देंगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। उसके बाद फिर चंद्रगुप्त आए, ठीक है, जो कि रामगुप्त के भाई थे, इनका भी नाम चंद्रगुप्त ही था। तो इसलिए जो है ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए जो है वह प्रथम द्वितीय तृतीय हम लगाते चलते हैं। बात समझ में आए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वह भाई, सॉरी, इसी का जो है वह दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो शक वंश के जो शासक थे उन शासकों को क्या कर देते हैं कि उनका अंत कर देते हैं। किनका अंत कर देंगे? तो शकों का जो है वह अंत कर देंगे। ठीक है, शक शासकों का जो है वह अंत कर देंगे। इसलिए जो है वह शक विजेता का नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसे हम क्या कहेंगे? तो शक विजेता, यानी शक शासक जो होंगे उनका अंत कर देंगे, तो इसलिए इन्हें हम शक विजेता के नाम से भी जाना जाएगा। क्लियर है? किसके नाम से जाना जाएगा? शक विजेता के नाम से। अच्छा,
चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि। और ऐसा नहीं है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये पहले राजा, सॉरी मतलब ये मतलब सिर्फ अकेले राजा हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले इतिहास में टोटल 14 राजा हैं। कितने राजा हैं? 14 ऐसे शासक हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है सूरवीर। यानी कोई भी राजा अगर अपने आप में विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि वो अपने आप को सूरवीर दिखा रहा है, शौर्यमान दिखा रहा है, शक्तिशाली दिखा रहा है। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि वह विक्रमादित्य का उपाधि अगर ले लिया तो इसका अर्थ ये हो गया कि उसके सामने जो है कोई भी राजा बड़ा नहीं है, कोई भी राजा शक्तिशाली नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए जो है इतिहास में टोटल 14 राजा ऐसे होंगे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले प्रथम राजा थे। बात समझ में आया? तो विक्रमादित्य का अर्थ क्या हो गया? तो विक्रमादित्य का अर्थ हो गया आपका सूर्यवीर। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? इसलिए इनका नाम के साथ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो कौन कौन से इनका देखिए, एक तो हो गया इसका नाम जो है देवगुप्त के नाम से। अच्छा, ये हो गया आपका उपाधि। क्लियर है? विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया। और कौन सा उपाधि धारण किया? तो यह जो है परम भागवत की उपाधि भी धारण करते हैं। कौन से उपाधि? परम भागवत की उपाधि। क्लियर है? कौन सा उपाधि? परम भागवत की उपाधि। तो प्रश्न पूछ सकता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्लियर है? जो कि रामगुप्त का भाई था। ठीक, फिर इतिहास में जो है कुल 14 शासकों जो ऐसे होंगे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। और इसका अर्थ होता है, विक्रमादित्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको सूरवीर। ठीक है, इसी के समय में जो है व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए गए। ठीक, कौन सा सिक्का चलाया गया था? तो व्याघ्र शैली का सिक्का। इनके समय में जो है व्याघ्र शैली का सिक्का चलाया गया था। बात समझ में आया? व्याघ्र शैली का सिक्का। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, व्याघ्र शैली का सिक्का किसके शासनकाल में चलाया गया? ठीक है, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चलाया गया। अच्छा, इसके सिर्फ व्याघ्र शैली का नहीं, चांदी का सिक्का भी चलाया गया। इसके पहले भी हम देखे थे कि चांदी के सिक्के को जो है रुपया कहा जाता था और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चांदी के सिक्के भी चलाए गए थे, व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए गए थे। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह जो सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए जो विख्यात है, ठीक है, वह है आपका एक तरह से देखा जाए तो न्याय के लिए। किस काम के लिए? तो न्याय के काम के लिए जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये न्याय के काम के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इनका जो न्याय का जो सिंहासन होता है, ये किसका बना हुआ था? तो न्याय का सिंहासन जो है वह पत्थर का बना हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के न्याय का सिंहासन किसका बना हुआ था? तो ये पत्थर का बना हुआ था। पत्थर का सिंहासन था। बात समझ में आया? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए क्या थे? काफी ज्यादा फेमस थे। और इनका न्याय का जो सिंहासन, जहां पर बैठ करके मतलब लोगों की अपील सुनते थे, लोगों के का न्याय करते थे। मतलब कोई अगर जैसे अभी क्या होता है, अभी न्याय करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी प्रकार से उस तरह समय जो है न्याय करने के लिए पत्थर के सिंहासन पर बैठ करके चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते थे? न्याय करते थे। और यह न्याय के लिए क्या था? काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। इसके शासन काल में जो है वह हिंदुओं का, हिंदू धर्म का काफी ज्यादा विस्तार हुआ। और अभी जो आप हिंदू धर्म का स्वरूप देखते हैं वह किसकी देन है? या गुप्त काल की ही देन है, या गुप्त वंश के ही देन हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसके शासन काल में जो है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में 9 विद्वान जो है वह रहते थे। ठीक है, दरबार में कितने विद्वान रहेंगे? तो दरबार में जो है 9 विद्वान रहेंगे। ठीक है, और 9 विद्वान रहेगा। और जिन विद्वानों को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो नवरत्न कहा जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नवरत्न। यानी प्रश्न ये आता है, ठीक है, कि नवरत्न जो है वह किसके शासन काल में किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और इन 9 विद्वानों में यानी इन नवरत्नों में जो महत्वपूर्ण थे वह कौन कौन थे? तो वह थे आपके कालिदास। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है कालिदास जो है किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास।
ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अच्छा, कालिदास जो है वह मतलब किस चीज से संबंधित है, तो ये आपको संस्कृत के जो है वो बहुत बड़े लेखक थे, संस्कृत के। बात समझ में? इसके अलावा जो है वह अमरदास, कौन हो जाएंगे, अमरदास नवरत्न के रूप में थे, और ये आपका एक कवि थे। क्लियर है? अमरदास के अलावा जो आपको बारामीर, ठीक है, आपको बारह मीर, बारह मीर क्लियर है, बारह मीर। और ये बारह मीर क्या थे, ये खगोलविद थे, यानी कि जो ग्रह का स्थिति, सूर्य का स्थिति जो बताते हैं ना, खगोलविद, यानी एक तरह से कह सकते हैं हम पंडित, जो इन ग्रहों की स्थितियों को बताते हैं। बारह मिहिर जो है वह इनके दरबार में जो है नवरत्न के रूप में थे। साथ ही साथ आपको धनवंतरी, ये आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सब नाम दे देगा, पूछेगा किसके दरबारी, मतलब कि दरबार में रहते थे। ठीक है, धनवंतरी। और ये धनवंतरी जो है वह क्या थे, आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य। बात समझ में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मतलब के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते थे। और यह नवरत्न में जो प्रमुख थे वह कौन कौन थे, कालिदास संस्कृत के प्रमुख मतलब कि विद्वान थे, अमरदास कवि थे, बारह मिहिर खगोलविद थे, और धन्वंतरी वो आपको आयुर्वेदाचार्य थे। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, यानी कि अभी तक हमने देखा कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वह किसके छोटे भाई थे, तो रामगुप्त के छोटे भाई थे। और रामगुप्त की पत्नी देवी अपने ही पति की हत्या कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिल करके, और उसके स्थान पे यानी रामगुप्त का जब हत्या हो जाएगा तब जो है राजा कौन बन जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनेगा। इसे जो है देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसने जो है यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों का अंत कर दिया लगभग, इसलिए इन्हें शक विजेता का नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए गए, चांदी के भी सिक्के चलाए गए, जिसे हम रुपया कहा जाता था, और सोने के सिक्के का दिनार कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है न्याय के लिए काफी ज्यादा फेमस था, और इसके न्याय का जो सिंहासन होगा वह किस चीज का बना होगा, तो पत्थर का सिंहासन बना होता है, और वहीं में बैठ करके ये न्याय करेंगे। इन्होंने जो कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके अलावा जो है 14 ऐसे और आगे ऐसे राजा होंगे जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। अब विक्रमादित्य का अर्थ क्या हो गया, सूरवीर। क्लियर है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वह 9 विद्वान थे, जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। और 9 विद्वान में कौन कौन थे, तो कालिदास जो संस्कृत के विद्वान थे, अमरदास कवि थे, बारह मिहिर खगोलविद थे, और धन्वंतरी जो है वह आयुर्वेदाचार्य थे। क्लियर है? तो यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इसको आप पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा कि अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चलिए टॉपिक लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा आप लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वह चीनी यात्री, ठीक है, चीनी बौद्ध विद्वान या चीनी यात्री जो है वह फहियान आया था। ठीक है, फहियान जो आपको भारत आएगा, कौन आएगा, फहियान, चीनी यात्री। फहियान कौन है, तो फहियान जो है आपको वह चीनी यात्री है, या हम कह सकते हैं चीनी विद्वान है। ठीक है, चीनी यात्री जो है वो फहियान भारत आया था। और इसका जो है वर्णन या इसकी जानकारी जो है, यानी कि यात्रा का विवरण, ये यात्रा का वर्णन या यात्रा की जानकारी जो है फहियान के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था फो क्यू की। इस पुस्तक का नाम क्या रहेगा, फो क्यू की। और इसी पुस्तक फो क्यू की से जो है वह मतलब कि इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फहियान आया था, और यह भारत आकर के जो है भारत के बहुत सारे चीज़ों को देखा, उसका अध्ययन किया, और साथ साथ ही जो है ये बौद्ध धर्म को मानते थे। फहियान किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। बात समझ में आए? तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि फहियान जो है वो किसका शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, यानी गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक होगा उनका नाम रहेगा आपको कुमारगुप्त। कौन रहेगा, कुमारगुप्त। हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस से बता दें, समझा दें, ताकि आपको याद करने की कोशिश नहीं बढ़े। तो हमने अभी तक देखा था
इस सबसे पहले जो है वह गुप्त वंश का शासक कौन था? तो गुप्त वंश का शासक था आपको घटोत्कच नहीं, गुप्त वंश का शासक था श्रीगुप्त जो इसका संस्थापक था। उसके बाद घटोत्कच जो उसका दोनों सामंत के रूप में शासन किया। फिर राजा के रूप में शासन किया था चंद्रगुप्त प्रथम, इसे वास्तविक संस्थापक भी कहते थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसी का पुत्र समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का अगला शासक होता है। इसके बाद जो आपको रामगुप्त होता है और रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं? रामगुप्त की हत्या कर देगा और इसके जगह पर जो है वह राजा बन जाएगा। जब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगला शासक होगा वह कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त। अच्छा, तो कुमारगुप्त के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कुमारगुप्त जो है महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराता है। कौन सा विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का। आप जानते होंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय में जो है वह किसकी शिक्षा दी जाती थी? तो यहाँ पे जो आपको ये नालंदा विश्वविद्यालय आपको बिहार के नालंदा जिला में, क्लियर है, नालंदा जिला में। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और यह बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा? तो यह दी जाती थी आपको महायान शाखा। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह कौन सी शाखा की यहाँ पे पढ़ाई होती थी? तो आपको महायान शाखा की। क्लियर है, कौन सी शाखा की पढ़ाई हो जाएगी? तो यहाँ पर आपको महायान शाखा की पढ़ाई होगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। और ये कुमार गुप्त जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक होंगे। क्लियर है, और कुमार गुप्त के बारे में जो है यही मेन इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न पूछा जाता है। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसे हम महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। क्या कहा जाएगा? महायान शाखा, यानी बौद्ध धर्म का महायान शाखा, इसका क्या कहते हैं? महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड हम कह सकते हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसी प्रकार से महायान शाखा का हम ऑक्सफोर्ड कह सकते हैं। क्लियर है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को। अच्छा, विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो है या नालंदा विश्वविद्यालय नहीं था, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? चलिए इधर हम नोट करके लिख देते हैं। ऐसे हमने इसके बारे में बताया था आपको कि विश्व का जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय यानी कि चलिए पहला विश्वविद्यालय, ठीक है, पहला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। जब हम मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि उस समय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? तक्षशिला। और तक्षशिला के ही जो है ब्राह्मण थे कौन? आपका विष्णुगुप्त, जिसे हम कौटिल्य चाणक्य नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा जो है वो कहाँ से पूरी की गई थी? तो इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से पूरी की गई थी। और यह आपको विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसके बारे में हमने पहले आपसे चर्चा किया है। अगर आपने हमारा पहले क्लास नहीं देखा है जिसमें हमने डिटेल से सीक्वेंस आसान भाषा में आपको समझाया है, आप प्लीज 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 अगर क्लास को देखिए। तो विश्व का जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था आपको राजा तक्ष। इसका निर्माण कौन करेगा? तो इसका निर्माण करेंगे राजा तक्ष। ठीक है, राजा तक्ष। और ये आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में आपको कहाँ स्थित है? तो ये इस वर्तमान में जो आपको पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में, ठीक है, पाकिस्तान के किस जिला में? तो रावलपिंडी जिला में, क्योंकि भारत का क्या हो गया? बंटवारा हो गया ना आज़ादी के बाद। तो रावलपिंडी जिला में आपको यह तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है? अभी भी आपको मौजूद है। क्लियर है, तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय था जिसका निर्माण जो है राजा तक्ष ने करवाया था। और यह वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में। क्लियर है, और हम अभी बात कर रहे हैं महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है वह किसने कराया था? कुमारगुप्त ने कराया था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय को जो है महायान शाखा यानी बौद्ध धर्म के जो दो शाखा बटी हुई थी, हीनयान और महायान, उस महायान शाखा का जो है वह ऑक्सफोर्ड हम बोल सकते हैं। क्लियर है, और विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला जो विश्वविद्यालय था वह नालंदा विश्वविद्यालय ही था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। तो एक तो इसके बारे में होगा कि यह महायान शाखा का क्या कहलाएगा? ऑक्सफोर्ड कहलाएगा।
ठीक है, महायान सागर को ऑक्सफोर्ड हम किसे कहते हैं, तो नालंदा विश्वविद्यालय को। और नालंदा विश्वविद्यालय ही जो है वह हॉस्टल सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है, हॉस्टल सुविधा देने वाला। और इसके हॉस्टल जो है वह कैसे हुआ करते थे, थोड़ा एक रफ डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। हॉस्टल सुविधा देने वाला, देखिए इसका जो एक ड्राइंग होता था वो ऐसे होता था। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये एक चबूतरा होता था। चलिए ये एक चबूतरा है, ठीक है। यहाँ पर बैठ करके जो है वो आचार्य क्या करते थे, यहाँ पर बैठ करके आचार्य क्या करेंगे, ठीक है, ये मतलब कि विषय को बताएंगे। और ये जो है एक मतलब कि हाइट में होता था, क्लियर है। और इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है वो अभी भी आप जाइएगा नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके चारों तरफ जो है वह ऐसे कमरे बने हुए थे, ठीक है, ये कमरे बने हुए थे। और ये कमरे का जो है ये द्वार होता था, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे जो है वो हॉस्टल बने हुए थे लाइन से, ठीक है, ये आपका द्वार होता था। और अगर विद्यार्थी को पढ़ना होता था, मतलब ये आपको पूरा, ये पूरा रहेगा ये चारों तरफ, ठीक है। स्नान करने के लिए जो है यहीं पर आपको कुआं रहेगा, तो ये हो गया आपको हॉस्टल, ठीक है। इसी तरह से ये बना रहेगा, ठीक है, ये आपका दरवाजा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चारों तरफ क्या होंगे, हॉस्टल होंगे। और इसमें जो है प्रत्येक भाषा की भी पढ़ाई होती थी। और ये आपका कुआं होता था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। अभी तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। और अगर विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं थे, तो ये यहीं पे मतलब कि आचार्य के सामने बैठ करके क्या करेंगे, या पढ़ाई करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये विद्यार्थी हो जाएंगे, यहीं पर बैठ करके विद्यार्थी क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्लियर है। और अगर किसी विद्यार्थी का तबीयत खराब हो गया या जैसे चेचक जैसी बीमारी हो गई, तो वह मतलब यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई नहीं करेंगे, वह क्या है अपने हॉस्टल रूम में ही बैठ करके पढ़ाई करेंगे। बस समझ, स्नान करने के लिए कुआं था, बाकी उनका भोजन वगैरह जो है वह यहीं पे होती थी। तो इस प्रकार से जो है नालंदा विश्वविद्यालय का एक हमने आपको रफ स्ट्रक्चर आपको बताया। तो हॉस्टल सुविधा देने वाला सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था तो हॉस्टल सुविधा देने वाला सबसे पहला विश्वविद्यालय आपको हुआ नालंदा विश्वविद्यालय ही था, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो है इसको तो बनवाया तो कुमारगुप्त ने, काफी समय तक जो है ये अच्छा सुविधा भी थी, यहाँ पर अध्ययन और अध्यापन दोनों होता था। लेकिन सल्तनत काल का जैसे ही आपको बख्तियार खिलजी आएगा, ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो सेनापति होता है बख्तियार खिलजी। यह बख्तियार खिलजी जो है वह बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये सभी जो है वो अफगानी शासक या मतलब मुस्लिम शासक थे। तो ये जो है बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे, इसलिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करेगा कि आपको जला देगा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देगा। और यह कब नष्ट करता है, तो 1198 ईस्वी में, ठीक है, 1198 ईस्वी में। यानी कि अभी क्या 2000 चल रहा है ना, तो मान लीजिए कि आपको लगभग लगभग जो है वो 900 साल पहले, 900 साल, हाँ 900 साल हो जाएगा, ठीक है। तो 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, चलिए ऐबक ही लिखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जिसका नाम रहेगा बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। और यह बख्तियार खिलजी जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता है, जला देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप ध्यान में रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन बनवाया। हॉस्टल सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय था। यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। और ये चूंकि ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है, ये चूंकि ये सभी जो है मुस्लिम शासक हैं, तो ये जो हम सल्तनत काल हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो सल्तनत काल पढ़ेंगे, वहाँ पर हम खिलजी वंश बख्तियार खिलजी के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे वहाँ पे, क्लियर है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति बख्तियार खिलजी क्या करता है, 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करेगा, आग जला देगा, ठीक है। यह क्या करेगा, मतलब ध्वस्त कर देगा। और ये ध्वस्त करके पूरे नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। और यह आग जो है
वह लगभग लगभग मतलब कि 6 महीने तक, इस साल भर तक जो है वह जलते रहता है। वह आग मतलब वो खत्म नहीं होता है। आप पूछेगा ये इतना दिन तक आग कैसे जलेगा? तो यह आग इसलिए जलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो पहले तो पुस्तक नहीं होती थी, ठीक, मतलब किताबें जो होती थी वो इस तरह से अभी जो पन्ने देख रहे हैं इस तरह से नहीं होते। पहले जो है वह छाल पत्र पे लिखे जाते थे, या बड़े बड़े पेड़ के जो छाल होते, ठीक है, उन पे जो है वो लिखा जाता था, ठीक है, तो उसे हम ताल पत्र कहते हैं, ठीक है। या जो आप ताल का जो पेड़ होता है उनके जो पत्ते होते हैं वो काफी दिनों तक खराब नहीं होते थे, तो उन पे जो है वो लिखा जाता था। तो ताल पत्र पे जो है वो लिखा जाता था, तो वो चूंकि छाल है या ताल पत्र है तो उसको जलने में काफी समय लगेगा ना, तो ऐसे ऐसे वहां पे पुस्तकें रखी हुई थी, और इसी पुस्तकों को जलने में जो है इतने समय। और ऐसे भी पहले के जो मतलब कि हॉस्टल बने या घर मकान जब बनते थे, वो सीमेंट इसके थोड़े ना बनते थे, वो बनते थे आपको लकड़ी की इमारतें बनती थी, इसलिए वो जलने में काफी ज्यादा समय लगा। और अभी भी आप नालंदा विश्वविद्यालय जब देखने जाएंगे, ये आपका बिहार शरीफ के पास में पड़ता है, राजगीर के पहले पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय अभी जो है खंडहर के रूप में है, ठीक है, लेकिन यह हमारा अतीत का जो है एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है। आप लोग को जाकर घूमना भी चाहिए यहाँ पे। तो हम कहाँ थे, तो 1198 ईस्वी में इसी नालंदा विश्वविद्यालय जिसे कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी क्या करेंगे, इसको ध्वस्त करा देंगे, और ध्वस्त करा करके इसे है जला देते हैं। बात समझ में आया? तो ये आप कुमार गुप्त के बारे में देखा। तो कुमार गुप्त के बारे में इतना ही बस पूछा जाता है जो हमने आपको बताया, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो था वो हमने डिटेल से बताया। कुमार गुप्त के बारे में बताया कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहलाता है, और हॉस्टल सुविधा देने वाला पहला विश्वविद्यालय को नालंदा विश्वविद्यालय ही था। ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी क्या करेंगे, 1198 ईस्वी में ध्वस्त करा करके जला देंगे। क्लियर है? अभी जो है वह कुमार गुप्त के बाद, ठीक है, अभी छोटे छोटे शासक जो है वह राज करेंगे, ठीक है। तो कुमार गुप्त के बाद जो है वह अगला शासक कौन आएगा, तो स्कंद गुप्त। कौन आएंगे? स्कंद गुप्त जो है वह कुमार गुप्त के बाद अगले शासक होंगे। तो चलिए स्कंद गुप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रम आप थोड़ा सा याद रखिएगा, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के बाद कौन आया, तो स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त। क्लियर है? और आप लोग जो है वह टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं कराते जाऊंगा, जैसे टॉपिक खत्म होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम कराते जाए, ताकि आपको जो है वह एक अनुभव, एक आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो स्कंद कुमार गुप्त के बाद जो है वह अगला शासक कौन हो जाएगा, स्कंद गुप्त। और स्कंद गुप्त के बारे में जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक ही चीज पूछा जाता है इसके बारे में कि इसका जो है वह सुदर्शन झील का जो है वह पुनः निर्माण कराता है, ठीक है। स्कंद गुप्त क्या करेंगे कि सुदर्शन झील जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, सुदर्शन झील, या सुदर्शन झील का क्या करेंगे, पुनः निर्माण करेंगे। और अगर आपने हमारा पहले क्लास देखा है तो आपको हमने बताया था कि सुदर्शन झील को बनवाया था किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, ठीक है। सुदर्शन सुदर्शन झील का क्या करेंगे, यह पुनः निर्माण करेंगे, ठीक। और ये अकेले ऐसे शासक स्कंदगुप्त नहीं होते जो सुदर्शन झील का निर्माण कराते हैं, इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि सुदर्शन झील का कौन कौन निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए हम उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग को भी याद आ जाए। तो देखिए सुदर्शन झील ये काफी इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जाता है। तो जब हम आपको बता रहे होंगे मौर्य वंश, तो वहां पर भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि सुदर्शन झील को सबसे पहले कौन बनवाता है, तो सबसे पहले बनवाए यानी निर्माण कराएगा चंद्रगुप्त मौर्य में। कौन कराएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये किस वंश के शासक हैं, तो ये मौर्य वंश के शासक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेंगे, इसका निर्माण कराएंगे, ठीक है, निर्माण कराएंगे। और उस समय जो निर्माण मतलब जो कराते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य तो खुद नहीं बनवाएगा, किसी को जिम्मेदारी, राजा खुद थोड़े ना आएगा बनाने के लिए, किसी को जिम्मेदारी दे देगा। तो उस समय जो वहां के राज्यपाल थे उसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य, ठीक है। क्या नाम था, पुष्यमित्र वैश्य। ये नहीं पूछता है लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। तो चंद सुदर्शन झील का जो है बनवाया किसने, निर्माण किसने कराया,
चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यानी सबसे पहले बनवाए चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है फिर अशोक क्या करेंगे, इसी मौर्य वंश का ही इसका चंद्रगुप्त मौर्य का यह क्या रहेगा, पोता, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पौत्र पुत्र, पौत्र कह सकते हैं। क्लियर है। तो अशोक जो यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो अशोक जो है वो फिर क्या करेगा, इसका फिर पुनः निर्माण कराएगा, मतलब पुनः निर्माण पूरा तोड़ेगा नहीं, मतलब उसी को जो है और सुधार करेगा, जिसे हम कह सकते हैं जीर्णोद्धार। क्या कह सकते हैं, जीर्णोद्धार कह सकते हैं। ठीक है, जीर्णोद्धार कराता है। ठीक है, यानी अशोक जो है वो फिर सुदर्शन झील का क्या करेगा, पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार कराएगा। ठीक है, अशोक के बाद तीसरा जो शासक होगा वो रुद्रदामन। कौन हो जाएगा, रुद्रदामन। ठीक है, हमने आपको बताया था रुद्रदामन के बारे में भी। तो रुद्रदामन भी क्या करेंगे, सुदर्शन झील का फिर जीर्णोद्धार कराएंगे। और इसके बाद जो है रुद्रदामन के बाद, ठीक है, गुप्त वंश का स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त क्या करेगा, फिर से इसका जीर्णोद्धार कराएगा। बात समझ में, यानी कि एक तरह से कहें तो पुनः निर्माण कराएगा। तो सुदर्शन झील का जो है बारे में ये 4 शासक जो है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि आपको जो है सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किनके द्वारा किया गया या किनके द्वारा नहीं किया गया। तो एक जो ऐसा नाम दे देगा जो इसमें तीन चारों में नहीं रहेगा, तो वो आपको आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। तो बनवाया किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण कराया था इसका पौत्र अशोक, फिर उसके बाद रुद्रदामन, उसके बाद स्कंदगुप्त जो है वह आपको सुदर्शन जी का क्या करते हैं, जीर्णोद्धार या पुनः निर्माण कराते हैं। बात समझ में आया। और इसकी जो है मतलब स्कंदगुप्त की जो है एक अलग से जूनागढ़ अभिलेख भी है। सुदर्शन झील आपको जूनागढ़ में ही है, जूनागढ़ अभिलेख मिला है, जिसे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है वह हूनों के आक्रमण को भी असफल कर देते हैं। ठीक है, जहाँ हून के बारे में हम आगे हम पढ़ेंगे। यह आपको बाहर ही रहते हैं, माने भारत के बाहर के रहते हैं, यानी ईरान से अफगानिस्तान तक इनका क्षेत्र था, जिसे हम उस समय फारस कहते हैं। वहां से आए थे और भारत पर आक्रमण कर किए थे। तो स्कंदगुप्त जो है वह क्या करेंगे कि हून के आक्रमण को जो है वह असफल कर देंगे, यानी कि भारत पर अधिकार करने नहीं देते हैं। स्कंदगुप्त के बाद जो है बहुत छोटे छोटे गुप्त वंश में शासक हुए, जैसे आपको भानुगुप्त है। चलिए हम उसके बारे में जो प्रश्न आता है, डिटेल तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, उसके सिर्फ नाम पढ़ते जाएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा एक दो तो बता देते हैं। तो स्कंदगुप्त के बाद कौन शासक होगा, तो भानुगुप्त। देखिए इतिहास में बहुत सारे शासक, सबके बारे में पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है वह स्कंदगुप्त के बाद शासक कौन बनेगा, तो इसके बाद शासक बनते हैं आपका भानुगुप्त। और भानुगुप्त के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो भानुगुप्त के बारे में जो है इसके एक एरन अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है, एरन अभिलेख। और इस एरन अभिलेख से जो है वह किसकी जानकारी मिलती है, तो सती प्रथा की जानकारी मिलती है। एरन अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो सती प्रथा। सती प्रथा यानी उस समय भी क्या था, सती प्रथा था। ठीक है, तो इस एरन अभिलेख यानी सती प्रथा का मतलब जिसके पति मर जाते थे तो उनके पत्नी को जिंदा जला दिया, तो उसी को सती प्रथा कहते थे। ठीक है, तो एरन अभिलेख से जो है वह जो भानुगुप्त के द्वारा बनवाया गया था, तो इस जानकारी मिलती है कि भानुगुप्त के शासन काल में क्या सती प्रथा का भी प्रचलन था उस समय। क्लियर है। और इस वंश का जो अंतिम शासक होंगे, इसके बीच में भी शासक होगा छोटा छोटा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक आपका इतिहास में उसकी जानकारी भी ज़्यादा नहीं है। और इसके अंतिम शासक जो थे वो विष्णुगुप्त थे। कौन रहेंगे, विष्णुगुप्त जो है इसके अंतिम शासक होंगे। और ये विष्णुगुप्त पे जो है यह आक्रमण कौन कर देगा, हून वाले फिर से आक्रमण करेंगे। देखिए पहला आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में, तो स्कंदगुप्त क्या करता है, उसको असफल कर देता है। लेकिन जैसे विष्णुगुप्त जब शासक बनेगा तो इसके समय में जो है वह हून का आक्रमण हो जाएगा, जो कि फारस के रहने वाले थे, यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक। तो ये हून क्या करेंगे, आक्रमण कर देंगे। हून का आक्रमण होगा, ठीक है, हून का आक्रमण होगा। और इस आक्रमण में जो है वह गुप्त वंश क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, गुप्त वंश का अंत हो जाएगा। बात समझ में, गुप्त वंश का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यानी हम गुप्त वंश का जो अंतिम शासक जो है कौन रह जाएगा, तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे। बात समझ में आए।
तो हमने देखा कि गुप्त वंश का संस्थापक जो एक सामंत के रूप में किया था वह थे आपको श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद बने घटोत्कच, घटोत्कच के बाद बने चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बने उसका पुत्र समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बाद बना चंद्रगुप्त, सॉरी रामगुप्त, रामगुप्त के फिर उसके बाद बना उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो उसी के बड़े भाई की हत्या कर देता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बनता है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद भानुगुप्त, और फिर इसके बाद छोटे छोटे शासक होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अंतिम शासक होता है विष्णुगुप्त। अब विष्णुगुप्त को कौन हरा देता है, यानी कि पराजय कर देगा, हून आक्रमण में विष्णुगुप्त मारा जाता है और गुप्त वंश का हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। क्लियर है। और इसी विष्णुगुप्त का जो है जब आगे हम पढ़ेंगे एक आएगा आपको पुष्य भूति, मतलब पुष्य भूति वंश या वर्धन वंश। क्लियर है। तो वहां पर हम देखेंगे। तो इसी विष्णुगुप्त का जो है फिर हून आक्रमण के बाद विष्णुगुप्त पराजय हो जाएगा। तो ये गुप्त वंश तो समाप्त हो गया, लेकिन छोटे छोटे सामंत के रूप में जो है वह बट जाता है। मतलब जिसका जो अपना भूभाग होगा तो वह अपना भूभाग पर राज करने लगेगा। और उसमें छोटे छोटे सामंतों में जो, चूंकि यह स्टार्टिंग हुआ था सामंत से, ये कुषाण वंश के ही सामंत थे ना आपका, ये गुप्त वंश वाले, मतलब कुषाण वंश के सामंत थे गुप्त वंश वाले, और वहां से जो है गुप्त वंश की स्थापना किया। और इसी गुप्त वंश का जो है वो सामंत के रूप में फिर बट जाएगा। माने सामंत से शुरू हुआ था फिर सामंत में ही खत्म हो गया। और इसी का जो सामंत रहेगा उस सामंतों में जो है सबसे महत्वपूर्ण सामंत था आपको पुष्य भूति। कौन सामंत रहेंगे, तो पुष्य भूति, पुष्य भूति जो है वह सामंत होंगे। ठीक, ये क्या होंगे, सामंत होंगे। और यही सामंत जो है यानी पुष्य भूति जो है वह आगे चल करके, ठीक है, किस वंश की स्थापना करेंगे, तो यह वंश की स्थापना पुष्य भूति वंश की स्थापना, जिसे हम वर्धन वंश भी कहेंगे। ठीक है, यही आगे चल करके जो है वह वर्धन वंश की स्थापना करेंगे। बात समझ में आया? कौन सा वंश का स्थापना करेंगे, वर्धन वंश का स्थापना करेंगे, जिसे हम आपको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, क्योंकि पुष्यभूति ने इसका स्थापना किया है। इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछे जाते हैं, इससे वर्धन वंश से पुष्यभूति वंश। बात समझ में है? तो ये फिर सामंत से शुरू हुआ था, सामंत में यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो प्रश्न आ सकता है कि गुप्त वंश का समापन किस प्रकार से हुआ। तो गुप्त वंश का समापन जो है हून आक्रमण, और ये हून कहाँ के रहने वाले थे, तो ये फारस के रहने वाले थे, जो अफगानिस्तान और ईरान के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां से आए थे हून, और हून ने आक्रमण किया विष्णुगुप्त के शासनकाल में, और विष्णुगुप्त को हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्लियर है, क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं। गुप्त वंश में जो है वह थोड़ा सा और रह गया है, जिसे मैं अगले क्लास में समाप्त कर दूंगा, क्योंकि फिर क्लास जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं उस समय कैसी थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थे, उसमें का टैक्स व्यवस्थाएं कैसी थी। ठीक है, उसमें स्त्रियों को जो हमने पहले देखा था कि स्त्रियों को काफी ज्यादा मतलब महत्व दिया गया। ठीक है, तो स्त्रियों की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से टैक्स लिए जाते थे, और क्या क्या मतलब प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसी थी, उन सब के बारे में हम अगले क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ अगले क्लास में हम हून जो आपने हमें बताया कि हून आक्रमण के बारे में, ठीक है, हून के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद वर्धन वंश पढ़ेंगे, और ये लगभग जो है वह 6-7 क्लास और चलेगा। उसके बाद जो है वह एनिशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और अगर क्लास आप लोग को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज 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 चैनल को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस तरह से करना है, तो सपोर्ट आपको करना है जैसे क्लास को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, खास करके उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें बताइए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ जो है वह बेल आइकन जरूर से दबाना है, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब क्लास अगर यूट्यूब पे हम क्लास लाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उचित समय में क्या मिले, मिलता रहे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, और सरकारी नौकरी का सपना रेलवे में पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।